तो आपको पता चल गया कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डॉबे-राइनर साहब ने दिया था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम था, उन्होंने 3 पॉइंट पे बेसिक ध्यान दिया था। वो 3 पॉइंट क्या-क्या हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि समझना ज़रूरी है। और मैं आप लोग को हमेशा बार-बार बताता हूँ कि जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है? जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको आपका याद करने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे पता है कि आप याद ही करोगे, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं रहता आपके पास। लेकिन आप पहले समझिए, यदि आप कंटेंट को अच्छी तरह से समझ पाएँगे ना, तो आपको याद करना क्या, आप हमेशा के लिए आप उसे याद कर पाओगे, ठीक है? तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मान लीजिए मैंने आपके पास आपके पास मैंने 3 ठो तत्व रख दिए, ठीक है? तीनों तत्वों को रख दिए। अब इसमें से जो बीच वाला जो तत्व रहेगा, ठीक है? बीच वाला जो तत्व रहेगा, इसका जो परमाणु भार रहेगा, परमाणु भार तो आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो इसका जो परमाणु भार रहेगा, वह परमाणु भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के, इसका भी परमाणु भार और इसका भी परमाणु भार के औसत, औसत मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला पहला तत्व है प्लस ये वाला दूसरा तत्व है, तो इन दोनों का योग बटे 2, ठीक है? मतलब इनके परमाणु भार, ठीक है, इनके परमाणु भार के योग का औसत, औसत का मतलब होता है कि आंकड़े जितने भी लिए जाएंगे उतने आंकड़ों से उसको आप भाग दे देंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप इसे थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आइए हम कंटेंट में इन्होंने साधारण तौर पर परिभाषा क्या दी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास देखिएगा थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर बढ़ते लिखा हुआ बढ़ते होता है, ठीक है? तो क्या बता रहा था मैं कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है कि यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों को जमाया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है, ठीक है? यही है हमारा डॉबे-राइनर का त्रिक नियम, ठीक है? उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा कि लिथियम, ठीक है, क्या है, लिथियम, जिसको Li से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 6.9, ठीक है? लिथियम का परमाणु भार होता है 6.9। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ठीक है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23। और पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.1। और मैं आप लोग को बताया हूँ कि यदि कोई भी पॉइंट में यदि वो 0.5 से कम है तो इधर वाला अंक आ जाता है पूरा। मतलब 1 पॉइंट यदि 4 है तो आप उसे 1 मानेंगे, 1 पॉइंट यदि 2 है तो आप उसे 2 मानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि यदि वो 0.5 से ऊपर है, मान लीजिए 0.6 है, ठीक है, तो आप उसे 1 मान लेंगे। मैंने बोला 2.8 तो आप इसे 3 मान लेंगे, ठीक है? उम्मीद होगा इसको आप समझे होंगे, क्योंकि आप 9th क्लास में या फिर उसके पहले भी क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में गहन अध्ययन किया है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 6.9 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 39.1 होता है, ठीक है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार 39.1 होता है। आप इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लीजिए, 6.9 है तो इसको कर लीजिए 7। ये है आपके पास 23,
ठीक है, और यह है 39.1, मतलब इसको ले लीजिए आप 39, ठीक है। जब आप इसका योग करेंगे, जब आप इसका योग करेंगे किसका, पहले वाले तत्व का और दूसरे वाले तत्व का, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपको 23 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब कहने का कि यदि आप तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहले और दूसरे तत्व का औसत, ठीक है, पहले और दूसरे तत्व के परमाणु भार का औसत तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। इसे ग्राफिकली यदि आपको मैं समझाना चाहूँ तो मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक एनसीईआरटी की बुक का पेज लिया गया है जिसमें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसी का उदाहरण लिए थे। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ठीक है। तो आपको इसमें ये देखना है कि इन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें जो पहला तत्व है और दूसरा तत्व है, इन दोनों तत्वों को आप क्या कीजिए, आप प्लस करिए। इनके परमाणु भार को क्या करना है, आपको इनके परमाणु भार को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपको 2 से इसको डिवाइड कर देना है। जितना आएगा वो पोटेशियम का परमाणु भार होगा। यही है डॉबे-राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि जो भी मैंने कंटेंट आपको बताया उदाहरण में, तो वही उदाहरण यहाँ पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखने पर उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ये चीज़ तो अभी हम लोग भी देखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पोटेशियम का जो संकेत होता है वो होता है कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एक के नीचे एक रखने पर देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग को ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा और उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में देखेंगे, जिसमें उन्होंने संगीत के 7 सुरों के आधार पर उन्होंने बताया था कि जो संगीत का 8वां स्वर होता है वो पहले वाले स्वर के साथ समानता रखता है, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़ा मेहनत लगता है इसमें, बट कोशिश यही रहेगी आप लोग के लिए कि यदि आप एक बार में इसे समझ जा रहे हैं तो आपको क्लास में समझाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब हमारे वीडियो को कुछ लोग देख रहे हैं। और तो अभी छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन बाद में आप लोग को अच्छे कंटेंट और इससे भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।